नमस्कार मित्रों, डीआरएस वर्ड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्वायरमेंट के इस सेशन में बात करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और साथ में जानेंगे उनसे संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पेनक्रियास जिसको अग्नाशय कहा जाता है में होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल बहिस्रावी कोशिकाएं, सेकंड है केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं, थर्ड दोनों प्रकार की कोशिकाएं अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी, जबकि फोर्थ ऑप्शन है केवल एक प्रकार की कोशिकाएं जो कि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की कोशिकाएं। अब बात कर लेते हैं पेनक्रियास से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है छोटी आंत और ये है गाल ब्लैडर। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेट होता है पेनक्रियास यानी अग्नाशय। मित्रों, अग्नाशय में अग्नाशय रस पाया जाता है जो कि नेचर में कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसमें 98% जल होता है और 2% एंजाइम्स व लवण होते हैं। इस रस को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा को क्या कर देते हैं? पूरी तरह से डाइजेस्ट। अब कौन से इसमें एंजाइम्स और कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? एंजाइम्स एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जबकि दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, सेकंड है बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप, थर्ड है आईएसआई द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर, जबकि फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं इबोला के संबंध में। इबोला जिसको इबोवी करके जाना जाता है, ये एक घातक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि शरीर में जो नसें होती हैं वो फट जाती हैं और उससे खून बहने लगता है, लेकिन वो जो ब्लड होता है वो शरीर के बाहर नहीं आता। ये जो ब्लड होता है वो शरीर के अंदर ही जमना शुरू हो जाता है और इस बीमारी में लगभग 90% जो रोगी होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? उल्टी, दस्त, बुखार, सिरदर्द, रक्तस्राव, आंखें लाल होना, गले में जो कफ होता है। ये सारे जो लक्षण होते हैं वो इबोला वायरस के होते हैं और इसको सामने आने में, यानी ये जो लक्षण होते हैं इनको सामने आने में 3 सप्ताह का समय भी लग सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो, हेपेटाइटिस, क्षय रोग या फिर एड्स। आंसर क्या हो जाएगा? क्षय रोग। अब बात कर लेते हैं डॉट्स प्रोग्राम की। WHO ने 1998 ईस्वी में MDR टीबी के लिए एक डॉट्स प्रोग्राम विस्तारित किया था। डॉट्स जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन B12। यहाँ पर आंसर हो जाएगा विटामिन के। अब बात कर लेते हैं कुछ विटामिन और उसके रासायनिक नामों की। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। मित्रों, अब बात कर लेते हैं रक्त का थक्का कैसे जमता है। दरअसल होता क्या है कि हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि धमनियां हैं, सिराएं हैं, केशिकाएं हैं, तो जब किसी कारण बस ये क्षतिग्रस्त होती हैं तो इनसे ब्लड जो होता है, खून जो होता है, उसका रिसाव स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि खून में क्या होता है कि प्लेटलेट्स होती हैं, तो जब खून का रिसाव शुरू हो जाता है तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन एक तत्व होता है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये थ्राम्बिन क्या करेगा? ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब फाइब्रिन का मेन काम होता है एक जाल सा बना देना। ऐसा जाल बनाता है जिसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो हों वो फंस जाएं और रुधिर का थक्का जम जाए। कुछ ये प्रोसेस होता है थक्का जमने का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है गुर्दे की जो पथरी होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट। मित्रों, होता क्या है कि जो गुर्दा होता है उसमें
छोटे छोटे जो पत्थर के समान जो कण होते हैं वो जम जाते हैं, और जो वो कण होते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कह सकते हैं यूरिक एसिड के। जब मूत्र गाढ़ा हो जाता है तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक बड़ी पथरी में तब्दील हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर या फिर पावलोव? आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। मित्रों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? पेनिसिलिन की। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की, जबकि लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की। इवान पावलोव ने अधिगम सिद्धांत की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बात करें क्वथनांक की यानी बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये एक ऐसा बिंदु होता है जब कोई भी लिक्विड गैस में या वाष्प में तब्दील होता है। अगर हमें पता है कि जो पानी होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, C/5 जस्ट इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। अब हमें ये पता है कि जो पानी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर C की जगह आप पुट कर दीजिए 100 डिग्री। इसके बाद में F की वैल्यू जो अननोन है उसको आप फाइंड कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके। आंसर क्या हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संक्रमण के दौरान किसकी संख्या में वृद्धि होती है? ऑप्शंस क्या हैं? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स या फिर हीमोग्लोबिन? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं में पाई जाती हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती हैं। जब भी शरीर में कोई भी संक्रमण होता है तो ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या फिर अस्थिमज्जा में? आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में। बात हो रही है आरबीसी की, जो कि ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करती हैं, जिनकी औसत आयु लगभग 120 दिन की होती है। इसमें एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन भी पाया जाता है। एक्सेप्शन के तौर पर ऊंटों में रक्त कणिकाओं में केंद्रक भी पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि श्वेत फेफड़ा कैंसर किससे होता है? ऑप्शन क्या है? एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से या फिर सिलिका से? आंसर हो जाएगा यहाँ पर टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल कंपनियों में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनके फेफड़े में रुई के छोटे छोटे कण चले जाते हैं सांस द्वारा, जिससे क्या होता है? श्वेत फेफड़ा कैंसर। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।